दोस्तों, हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जहां से जाति कभी जाती ही नहीं है। वैसे तो हिंदू धर्म गुरु हिंदुओं को एकजुट करने में जुटे हुए हैं और मुसलमान धर्म गुरु मुसलमानों को, लेकिन यहाँ तो जमीनी हकीकत कुछ और ही है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति ना तो अपनी जाति छोड़ने के लिए तैयार है, ना ही धर्म। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि एक ऐसी प्रेम कहानी जिसमें झूठी शान और धर्म के नाम पर एक दलित लड़के को जान से मार दिया गया, लेकिन प्रेमिका पोस्टमार्टम मृतक हुई शरीर से शादी करके उसकी विधवा बनकर जिंदगी जीने के लिए तैयार हो जाती है। आखिरकार कौन थी वो लड़की जिसके दलित प्रेमी को जान से मार दिया गया? क्या थी इस घटना के पीछे की कहानी? आज इस कहानी के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मैं आकाश राजभर और आप देखना शुरू कर चुके हैं ADR न्यूज़ 9। आज की जो सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ, जिसे सुनने के बाद आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि क्या इंसान को बस जाति के नाम पर दलित होना गुनाह है या प्रेम करना गुनाह है। दरअसल ये घटना महाराष्ट्र के नांदेड़ जिला का है। इसी नांदेड़ जिला का रहने वाला 22 वर्षीय सक्षम गौतम, जो दलित बौद्ध धर्म को मानने वाला था। बात कर रहा हूँ 27 नवंबर 2025 की शाम को। सक्षम अपने कुछ दोस्तों के साथ शाम को घूमने निकलता है, लेकिन कुछ समय बाद सक्षम का एक रिश्तेदार उसकी मां संगीता के मोबाइल पे फोन करता है और बड़ी हड़बड़ाहट में कहता है कि किसी ने आपके बेटे का कत्ल कर दिया है। उसकी डेड बॉडी पुरानी गंजक इलाके में पड़ा हुआ है, आप जल्दी से यहाँ पर आ जाओ। संगीता जैसे तैसे घटनास्थल पे पहुँचती है और देखती है तो उसके बेटे की डेड बॉडी सड़क के किनारे पड़ा हुआ है, जिससे 3 गोलियां लगा हुआ है, जिसके चेहरे पे किसी भारी पत्थर से वार किया गया है, जिसकी वजह से उसका भेजा बाहर निकल गया था। संगीता जब अपने बेटे की डेड बॉडी को इस हालत में देखती है तो चीखना चिल्लाना रोना शुरू कर देती है। चूंकि मामला हत्या का था तो पुलिस को सूचना दिया जाता है। जब पुलिस घटनास्थल पे पहुंचती है तो डेड बॉडी को कब्जे में लेती है और पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। इस घटना की जांच पड़ताल में सबसे पहले सक्षम की मां संगीता से पूछताछ होता है कि क्या आपको किसी पे कोई शक है कि आपके बेटे को किसने मारा है। तब संगीता जवाब देते हुए कहती है कि साहब, हमें शक ही नहीं, पूरा विश्वास है कि मेरे बेटे का कत्ल मेरे पड़ोसी गजानंद और उसके बेटे ने मिलकर किया है। हालांकि जब गजानंद के बारे में पूछताछ करती है तो संगीता कहती है, साहब, गजानंद की एक बेटी है 19 वर्षीय, जिसका नाम आंचल है। दरअसल आंचल और मेरे बेटे का अफेयर था और दोनों शादी करने के लिए राजी थे। यह रिश्ता आंचल के घर वालों को नामंजूर था, इसलिए उन्हीं लोगों ने मेरे बेटे का कत्ल किया है। क्योंकि इससे पहले कई बार गजानंद और उसके बेटे मेरे बेटे को जान से मारने की धमकी दे चुके हैं। जब ये सारी बात संगीता पुलिस को बताती है तो संगीता के ही तहरीर पे गजानंद और उसकी पत्नी जयश्री ठाकुर, बड़ा बेटा साहिल और छोटा बेटा जो नाबालिग था, इन सबके नाम पे मुकदमा दर्ज कर लेती है। जिसके बाद पुलिस पूछताछ के लिए गजानंद और उसके बेटे के घर जाती है, गिरफ्तार कर लेती है और सक्षम की हत्या के बारे में जब पूछताछ करती है तो गजानंद और उसके बेटे साफ साफ मना कर देते हैं। लेकिन पुलिस जब अपने तरीके से पूछताछ करती है तो हत्या कबूल कर लेते हैं, बल्कि हत्या कबूली नहीं करते हैं। इसके पीछे की जब कहानी सुनाते हैं तो लोगों में आक्रोश हो जाता है, एकदम से गुस्सा फूट जाता है। दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है घटना से 3 साल पहले। गजानंद का परिवार, जो सक्षम का पड़ोसी परिवार है, गजानंद की पत्नी जयश्री जो राजपूत थी, जिसकी गजानंद से दूसरी शादी हुई थी, जो गजानंद का बड़ा बेटा था साहिल, वो जयश्री के दूसरे पति का बेटा था। और उसके बाद आंचल और नाबालिग बेटा दोनों गजानंद के ही बेटे थे। दरअसल 3 साल पहले आंचल को अपने पड़ोसी सक्षम के घर आते जाते दोस्ती होती है और धीरे धीरे एक दूसरे को प्यार कर बैठते हैं। इधर गजानंद के दोनों बेटे, जिसका दोस्ती सक्षम के साथ था, क्योंकि दोनों का परिवार आपस में एक दूसरे के घर आना जाना करता था। जब आंचल और सक्षम का प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है, जहां तहां मुलाकात करते हैं, घंटों घंटे फोन पर बात करने चालू कर देते हैं। धीरे धीरे 3-4 महीने का समय बीत जाता है। तब आंचल और सक्षम एक दूसरे से शादी करने का फैसला कर लेते हैं। जब ये शादी करने का फैसला कर लेते हैं, लेकिन इस बात का खबर ना तो आंचल के घर वालों को था और ना ही सक्षम के घर वालों को था। किसी को खबर लगे इससे पहले आंचल अपने परिवार वालों से कहती है, मैं सक्षम से प्यार करती हूँ और उससे शादी करना चाहती हूँ। जैसे ही आंचल अपने दिल की बात अपने परिवार वालों को कहती है, गजानंद के परिवार वालों एकदम से खलबली मच जाता है। गजानंद कहते हैं कि तू कैसी बात कर रही है,
सक्षम कहाँ अति पिछड़ा, बौद्ध धर्म को मानने वाला, और हम कहाँ हिंदू। ये शादी कैसे किसी भी कीमत पे नहीं हो सकती है। बेहतर यही है कि तुम सक्षम को भूल जाओ। लेकिन आंचल उसे भूलने को तैयार नहीं, इसलिए आंचल के भाई और सक्षम की दोस्ती में भी दरार हो जाता है और दोनों परिवार जो आपस में घर आना जाना करता था, अब वो भी बिल्कुल बंद हो चुका था। इधर गजानंद अपनी बेटी को समझाने की कोशिश तो करता है, लेकिन आंचल जैसे जैसे समय बीतता है एकदम से उग्र होती चली जाती है। क्योंकि उस वक्त आंचल अभी नाबालिग थी। जैसे तैसे 2 साल का समय गुजरता है। गजानंद अपनी बेटी को ले जाकर थाने में सक्षम के ऊपर पैक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करा देते हैं। जैसे ही मुकदमा दर्ज होता है, पुलिस सक्षम को गिरफ्तार कर जेल भेज देती है। सक्षम जेल भले ही चला जाता है, लेकिन आंचल उसे भूल नहीं पाती है। इधर जैसे ही 1 साल का समय गुजरता है, आंचल बालिग हो जाती है और खुद ही कोर्ट में जाकर सक्षम के पक्ष में गवाही दे देती है, जिसके वजह से 1 साल बाद सक्षम जेल से बाहर आ जाता है और घर आने के बाद दोनों का फिर से मिलना जुलना चालू हो जाता है। इधर लाख समझाने के बाद आंचल पर कोई असर नहीं होता है। गजानंद समझाते हुए कहता है कि ठीक है, तुम सक्षम से बात करो, अगर वो अपना धर्म बदल लेता है तो मैं फिर तुम दोनों का शादी करा दूंगा। जब ये बात आंचल सक्षम से कहती है तो सक्षम भी तैयार हो जाता है, क्योंकि सक्षम सोचता है कि मात्र धर्म परिवर्तन कर लेने से अगर आंचल हमें मिल जाती है तो ठीक है, मैं तैयार हूँ। इसलिए गजानंद जब ये बात सुनता है तो अपने वादे से मुकर जाता है और फिर से आंचल को समझाते हुए कहता है कि सक्षम से तेरी शादी किसी कीमत पर नहीं होगी। अगर तुम्हें अपने मन का ही करना है तो ठीक है, सक्षम को छोड़ के दुनिया के किसी लड़के से मैं तेरा शादी करा दूंगा, लेकिन सक्षम से नहीं कराऊंगा, क्योंकि हम लोग ऊंची जाति के हैं और सक्षम एक नीच जाति का है, इसलिए ये शादी नहीं हो सकती। लेकिन लाख समझाने के बावजूद भी आंचल नहीं समझती। आखिरकार घर वाले मजबूर होकर सक्षम को रास्ते से हटाने का फैसला कर लेते हैं और एक सही समय का इंतजार करने लगते हैं। दरअसल 27 नवंबर 2025 को घटना वाले दिन ही सुबह सुबह आंचल का नाबालिग भाई आंचल को लेकर अपने नजदीकी थाने इतवारा जाता है और आंचल से कहता है कि तुम फिर से सक्षम पर झूठा मुकदमा दर्ज करा दो। लेकिन आंचल तैयार नहीं होती है। इस बात को लेकर थाने में दोनों के बीच देर तक बहस चलती है। बगल में खड़ा एक पुलिस वाला सुन रहा था। आंचल के भाई से कहता है कि तुम एक काम करो, तुम्हारी बहन मुकदमा नहीं दर्ज करा रही है तो तुम इसके प्रेमी को जान से मार दो, उसके बाद तुम हमारे पास आ जाओ, जो होगा हम देख लेंगे। इतना बात सुनते ही आंचल का भाई आंचल को लेके घर जाता है। शाम के वक्त घर से निकलता है सक्षम की तलाश में। जा पहुंचता है पुरानी गंजी के इलाके में, जहां सक्षम अपने दोस्तों के साथ घूमने गया था। जैसे ही सक्षम को दिखता है, उसके पास जाकर आंचल वाली बात को लेके फिर से बहस करना चालू कर देता है और बहस इतना आगे बढ़ जाता है कि आंचल का नाबालिग भाई अपने पास से तमंचा निकालता है। एक के बाद एक 3 गोली उसके सर पे उतार देता है, जिसकी वजह से सक्षम का घटना स्थल पे मौत हो जाता है। मौत हो जाने के बाद आंचल का भाई बगल से एक पत्थर लाता है, उठाकर उसके सर पे इतनी बेरहमी से मारता है कि उसका भेजा बाहर आ जाता है और वहां से घर आ जाता है। इस सारी जानकारी अपने परिवार वालों को देता है। इधर आंचल को दूसरी जगह ले जाने लगते हैं, लेकिन आंचल को शक होता है पर बात पर ध्यान नहीं देती है, चली जाती है। हालांकि मौत के बाद जब पुलिस डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और सक्षम की मां संगीता के तहरीर पे गजानंद और उसके बेटे को गिरफ्तार कर थाने ले जाकर उसके अगली सुबह 28 नवंबर 2025 को जब अखबार के माध्यम से आंचल को पता चलता है कि सक्षम का मौत हो गया है और उसके घर वाले ने ही सक्षम को मारा है, तुरंत आंचल जैसे तैसे सक्षम के घर पहुंचती है। इधर सक्षम का डेड बॉडी पोस्टमार्टम करके घर आया था अंतिम संस्कार के लिए। जब सक्षम का डेड बॉडी देखती है तो फूट फूट कर रोने लगती है और सक्षम के घर वालों से कहती है, मैंने अपना हमेशा के लिए घर छोड़ दिया, मैं सक्षम से प्यार ही नहीं करती थी, शादी करने का वादा किया था, इसलिए मैं अब सक्षम के घर रहूंगी उसकी विधवा बनकर। होता भी कुछ ऐसा ही। आंचल सक्षम की डेड बॉडी से साथ हल्दी लगाती है, मांग में सिंदूर भरती है और शादी कर लेती है। सक्षम की विधवा बनकर आजीवन रहने का फैसला भी कर लेती है। इसके बाद डेड बॉडी का अंतिम संस्कार किया जाता है, लेकिन पुलिस गजानंद और उसकी बीवी जयश्री दोनों बेटे और 2 रिश्तेदार को गिरफ्तार कर जब जांच करती है तो पता चलता है कि गजानंद के ऊपर पहले से 10 मुकदमा और उसके बड़ा बेटा साहिल के ऊपर 4, छोटा जो नाबालिग है उसके ऊपर 2, ये लोग पहले से ही
अपराधी प्रवृत्ति के लोग थे। फिलहाल इन सबको पुलिस जेल भेज चुकी है। इधर आंचल का कहना था कि सक्षम हार के भी जीत गया और परिवार वाले जीत के भी हार गए, क्योंकि अब आंचल सक्षम के घर ही उसकी विधवा बन के रह रही है। सक्षम तो चले गए लेकिन छोड़ गए ढेर सारे सवाल और रोती बिलखती आंचल को। तो दोस्तों, इस घटना के बारे में आपका क्या राय है कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, ना ही किसी जाति धर्म को ठेस पहुंचाना है। बस आप सावधान रहें, सतर्क रहें और सुरक्षित रहें। आप अपनों का ख्याल रखें। फिर मिलेंगे एक सच्ची घटना के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।